आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो भारतीय संविधान के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये टॉपिक को हम लोग देखेंगे। नाम से ही जैसे स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ डायरेक्शन गिवन है। जब भी राज्य कुछ पॉलिसी बनाएगी, राज्य का मतलब स्टेट भी हो सकता है और नेशन भी हो सकता है, नेशन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी हमारे देश या राज्य के लिए किसी भी प्रकार की पॉलिसी या नीति का निर्माण किया जाएगा, तो इन पॉलिसीज मतलब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपी जो गिवन है, उनको ध्यान में रख के उनको ध्यान में रख के हमारे देश के कल्याण के लिए पॉलिसी बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाएगी इन डीपीएसपी को ध्यान में रखेगी और कोशिश ये रहेगा कि इन डीपीएसपी पे ही काम किया जाए। इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको दिखेगा, देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे कि राज्य में आर्थिक समानता होना चाहिए, पुरुष और महिलाओं का जो वेजेस है या उन्हें जो रोजी दिया जाता है वो बराबर रहे, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगी। फिर दो चीजें हैं। एक हम लोग कल देखे थे या इसके प्रीवियस में क्लास में देखे थे, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार मूल अधिकार और ये जो डीपीएसपी है, इसमें यही अंतर है कि ये मूल अधिकार किसी व्यक्ति का अगर हनन हो रहा है तब के केस में वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, मतलब कोर्ट जा सकता है, कोर्ट के द्वारा संरक्षण प्राप्त है इस फंडामेंटल राइट को। लेकिन जो डीपीएसपी है, इन पे अगर किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा डीपीएसपी हनन हो रहा है, डीपीएसपी में जो चीज लिखा है वो मेरा हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। संविधान जो निर्माता थे उन्होंने गवर्नमेंट के, सरकार के विवेक पे छोड़ दिए हैं कि डीपीएसपी को आप जब कैपेबल हो जाए, गवर्नमेंट जब भी कब कैपेबल हो जाएगा तब डीपीएसपी को भी लागू कर दिया जाएगा व्यक्ति के लिए, उस राज्य के, उस देश के व्यक्ति के लिए। जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब सारी संपत्ति तो अंग्रेज ले गए थे, है ना। सारी संपत्ति अंग्रेज ले गए थे, तो सब अच्छे अच्छे चीजों को गवर्नमेंट उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, ये उनको पता था। तो इसलिए कुछ ऐसे अधिकार जिनको करंट पीरियड पे लागू होना आवश्यक है उसको बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिसको जो लागू उस दिन से हो गया, संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन से हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिल गया। लेकिन डीपीएसपी नहीं मिला। डीपीएसपी को समय समय पे गवर्नमेंट डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट या एक्ट के माध्यम से लागू करती है, बस इतना अंतर है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट अगर हनन हो रहा है तो कोर्ट जाना है, कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इसकी रक्षक है। लेकिन डीपीएसपी वो गवर्नमेंट समय समय पे लागू करेगी। ठीक, एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, डिफरेंस आता है मेंस वगैरह में, है ना। आप सिर्फ एक छोटा सा दिमाग में रखो, फंडामेंटल राइट्स आपका हनन नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट्स हमेशा आपके साथ है। डीपीएसपी गवर्नमेंट की विवेक पे है, गवर्नमेंट जब चाहेगी उसे लागू करेगी। जितना धन हमारे पास आ रहा है, गवर्नमेंट के पास धन आ रहा है, उस धन को वो राज्य के लोक कल्याण का, मतलब लोगों के कल्याण के लिए समय समय पे गवर्नमेंट उसे लगाएगी, है ना। जैसे देखते हैं, बार बार यही बोल रहा हूँ ना कि उतना ही पढ़ो जिससे एग्जाम निकल जाए। डीपीएसपी में क्या दिया है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से कुछ नहीं आने वाला, लेकिन पढ़ के समझ लेते हैं कि है क्या। तो लिखा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, हर व्यक्ति को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो मिलना चाहिए। ठीक, मिलना चाहिए। हम सब स्वतंत्र है, समानता और बंधुत्व की जो भावना है इस पे हमारा डीपीएस पे आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये एक अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है, लिखिए, कॉपी में लिखिए, डीपीएसपी हेडिंग होना चाहिए। डीपीएसपी हेडिंग पहला, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मेन
उद्देश्य है। तो इसका मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या मतलब है लोक कल्याणकारी? ये अब इतना तो समझ में आ गया कि लोक कल्याणकारी याद रखना है, लेकिन ये है क्या? लोक मतलब लोग, लोगों को कल्याण के बारे में सोचेगी राज्य। राज्य का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य का मतलब है नेशनल गवर्नमेंट, राज्य के मतलब वो सारे बॉडीज जो गवर्नमेंट की बॉडी हैं जिसमें बड़े अधिकारी बैठेंगे, पॉलिसीज जो पॉलिसी बनाते हैं, नीति निर्माता, ये सब बैठेंगे, ये सब स्टेट का मतलब है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टू फॉर्म, टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। तो इसका मतलब है लोग ऐसा, गवर्नमेंट इस प्रकार की पॉलिसी बनाएगी जिससे लोगों का उद्धार हो सके, लोगों का कल्याण हो। आजादी के पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसके पहले गुलामी थे, उसके पहले अंग्रेज शासक हुआ करते थे। अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी इस प्रकार की थी कि केवल इस प्रकार की वो पॉलिसी या नीति का निर्माण करते थे जिससे केवल और केवल अंग्रेजों को फायदा हो। अंग्रेजों को मतलब डायरेक्टली ब्रिटेन के बारे में सोचते थे, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसको फायदा हो। यहाँ की पूरी पैसा ब्रिटेन भेज देते थे, यहाँ से जो भी अच्छा चीज है उसको ब्रिटेन को ले जाते थे। ये उनकी पॉलिसी थी। तो जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं, नेटिव पर्सन्स हैं, लोग हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार के कल्याण के लिए वो नहीं सोचते थे। वो यहाँ से जितना शोषण किए हैं, इतना शोषण करके सारा धन संपत्ति सब ले गए, तो यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचते थे। तब जब आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है ना, वो उनके दिमाग में एक पॉइंट तो था कि हम इस प्रकार से अपना संविधान बनाएंगे कि यहाँ के लोगों का वेलफेयर हो सके, यहाँ के लोगों के बारे में गवर्नमेंट सोचे। मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, हिंदुस्तानी है, भारतीय जो लोग हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट सोच के देख के पॉलिसी बनाए। अगर लगता है कि किसी रीजन पे ओबीसी ज्यादा है और ओबीसी का विकास नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान लाए, कुछ ऐसा एक्शन करे जिससे ओबीसी का कल्याण हो सके। तो लोक कल्याणकारी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कई बार बना है। डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, इवन दो इंटरव्यू में पूछा गया है कि डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वेलफेयर, लोगों के बारे में के लोक कल्याणकारी, लोगों का कल्याण करना। ठीक है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, लोग हैं, उनके बारे में अंग्रेज कभी ध्यान नहीं दिए। अंग्रेजों ने इतना शोषण किया, लेकिन जो गवर्नमेंट बैठे वो लोगों के बारे में सोचे। देख, जो लोग चाह रहे हैं, लोगों को अगर महंगाई ज्यादा लग रहा है तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना के उस महंगाई को कम करे। जैसे एक इसी के तहत पे जीएसटी में जो रिडक्शन हुआ, जीएसटी में कटौती हुई, जिससे थोड़ा प्राइजेस कम हुए ऑब्जेक्ट्स के, है ना, सर्विसेज के, तो वो लोगों के कल्याण से हो। ठीक। तो ये डीपीएसपी है, ये एग्जाम में बनने वाला चीज है कि मेन उद्देश्य क्या है। तो डीपीएसपी में आप देखोगे लिस्ट मिलेगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें आपको दिखाई देगा जो यहाँ के लोग हैं, लोगों के कल्याण, अगर वो लागू होते हैं तो लोगों का कल्याण होगा सीधे सीधे। जैसे मनरेगा, मनरेगा 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 एक एक्ट है जो गारंटीड देता है रोजगार के लिए, है ना, जो रोजगार चाह रहा है, जो जो बेरोजगार है और वो रोजगार की इच्छुक है, वो चाहता है कि उसे काम मिले, तो मनरेगा एक्ट के तहत आवेदन देने के भीतर 15 दिवस, जो भी दिन है, 15 दिवस के भीतर उसे सरकार रोजगार देगी, मतलब उसे किसी न किसी काम में नियोजित करेगी। तो ये मनरेगा एक्ट भी है, अगर आप देखोगे ये भी आपको डीपीएसपी में दिखाई देगा कि लोगों को काम का हक है, कहीं पर देखना आप उसके तहत
मनरेगा लागू हुआ। और जितने यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर दिखा है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों को की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसा रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल हो। सब अच्छे अच्छे चीज दिखाई देंगे इसमें, हर चीज अच्छे अच्छे। पंचायतों का संगठन करना तथा स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में उन्हें कार्य करने हेतु शक्ति प्रदान करना 40 आर्टिकल 40 में लिखा गया है। तो ये सब चीज इसी के तहत इस आर्टिकल 40 के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायती राज व्यवस्था है, उसे लागू किया गया, एक्ट के रूप में लागू किया गया, संविधान में के दो अनुसूची में शामिल किया गया, है ना। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया और उन्हें स्वायत्त शासन, स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस पावर दिया गया कि वहां के लोग खुद चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना शासक चुनेंगे, मतलब सरपंच पंच का निर्वाचन करेंगे। और पंच सरपंच को बहुत पावर होता है, सरपंच में बहुत पावर होता है, फाइनेंशियल पावर होता है। वो चाहे तो गांव की पूरी स्थिति को पलट सकता है। गांव में पक्के सड़क और लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, बहुत कुछ वो कर सकता है। इतना पावर है सरपंच के पास, है ना। इतना जो ऑटोनोमस पावर है वो गवर्नमेंट ने उसे दिया है। तो ये आर्टिकल 40 का ही क्रियान्वयन है। जब भारत आजाद हुआ तब ग्राम पंचायतों के पास इतनी पावर नहीं थी, है ना। 1992 1993 के एक्ट के माध्यम से ग्राम पंचायत को लागू किया गया। उसके पहले वो ढंग से लागू नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि पंचायत नहीं है, पंचायत तो एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े होगे तो पंचायती व्यवस्था तब से एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जब मेडिवल काल आता है, मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, उस काल के दौरान ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इनको भंग कर दिया गया। ठीक है, फिर अंग्रेजी काल में भी ये भंग ही रहा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ के जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको पता है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है और ग्रामीणों का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ पर एक सशक्त पंचायत रहे। लेकिन उस समय फंड के अभाव में गवर्नमेंट ने उसे डायरेक्टली लागू नहीं किया, बट डीपीएसपी में डाल दिया आर्टिकल 40 के माध्यम से। अब जैसे ही गवर्नमेंट के पास पावर आया, पैसा आया, शक्ति वापस मिली है। आजादी के बाद तो अंग्रेज लेके चले गए थे ना, तो शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, पैसे नहीं थे, पूरा पैसा तो वही लेके गए हैं। तो सब अच्छे अच्छे काम नहीं कर सकती सरकार, है ना, जब तक हमारे पास पैसा नहीं आ जाए। हमारे पास मतलब सरकार के पास पैसा ना आ जाए। अब जब सरकार के पास पैसा आ गया, अच्छा पैसा आ गया, तब वो वहां के लोगों के लिए या जो भारतीय है, जो उस देश के नागरिक है, उनके लिए तरह तरह से पॉलिसी बना सकती है। तो उसी के माध्यम से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और बहुत सारे उसमें आप एडीओ के एग्जाम में पढ़े होंगे, पूरा पंचायती राज के बारे में बहुत कुछ पढ़े हो आप। तो वो सब चीजों को लागू कर दिया गया। हालांकि इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब पढ़ना। ठीक, तो इसमें आप पढ़ोगे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाई देगा। ठीक, तो एक एक करके सबको याद करने की ही बात है। आप कितना याद कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इसको याद रखना है डीपीएसपी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसको। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निदेशक तत्वों को यथाशक्ति क्रियान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार गवर्नमेंट की शक्ति के ऊपर छोड़ दिया गया है। जब आपकी शक्ति बढ़ते जाएगी, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते जाओगे, गवर्नमेंट पे है ना। गवर्नमेंट जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते जाएगी तब इन डीपीएसपी को क्रियान्वयन, एग्जीक्यूट वो करेगी अपने शक्ति के अनुसार। ठीक, अपने शक्ति के अनुसार। तो नीति निदेशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में, ध्यान से देखना, भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में। पथ प्रदर्शक का मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला। जब भी सरकार भविष्य में अपनी नीति का निर्माण करेगी तो नीति का निर्माण करते समय वो इन डीपीएसपी को पथ प्रदर्शक के रूप में या रास्ता दिखाने वाला या मार्ग प्रदर्शक के रूप में देखेगी। ठीक, ये सब यहां से कोई प्रश्न नहीं बनने वाला। ठीक, स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां
यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, तो वही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। अब इसकी संवैधानिक उपबंध क्या है? तो डीपीएसपी को आगे आगे लिखिएगा। अभी आपने उद्देश्य लिखा है ना, उद्देश्य के बाद ये सब तो लिखना नहीं है, तो अगला पॉइंट रहेगा उद्देश्य के बाद, इसे संविधान के भाग चार आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के मध्य रखा गया। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, कई बार। भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के मध्य है डीपीएसपी। इतना याद रखना है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। दूसरा याद रखिएगा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान निर्माता थे, उनको इसकी इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से मिली? तो आयरलैंड की संविधान से। ये कई बार पूछा गया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। ठीक, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब ये बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे या संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने पूरे देश की, जितने देश हैं, अच्छे देश हैं, बड़े देश हैं, उनके संविधान का अध्ययन किया गया। सबके संविधान का अध्ययन किया गया, जो उनको अच्छा लगा उसको कॉपी करके हमारे संविधान में पेस्ट किया गया। कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ को एज इट इज हूबहू हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो आयरलैंड की संविधान से इसकी प्रेरणा मिली है। ठीक, तो देखोगे हमको दो तरह के अधिकार मिले। वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सके, जिसका एग्जीक्यूट अगर नहीं हो पा रहा है तो न्यायालय बीच में आएगी, कोर्ट बीच में आएगी। मतलब कोर्ट उसको इंश्योर करेगी कि वो लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अधिकार। और दूसरा वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जिसको न्यायालय इन्फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो जो न्यायालय द्वारा, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है, वो है मूल अधिकार। पहला वाला, ये जो पहला लिखा है ना, कोर्ट के द्वारा जो इन्फोर्सेबल है वो है मूल अधिकार। ठीक है, तो ये जो पहला दिख रहा है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित या इन्फोर्सेबल है, वो है मूल अधिकार। और जो सेकंड दिख रहा है, वे अधिकार जो कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वो है डीपीएसपी। ये दो लिख लीजिए कॉपी में। पहला मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है, और जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है वो है डीपीएसपी। ठीक, अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बता चुका हूं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश ऐसा स्टेट का एस्टेब्लिश करना जो वेलफेयर, मतलब यहाँ के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, या टू एस्टेब्लिश वेलफेयर गवर्नमेंट। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऐसा लोकतंत्र जो इकोनॉमिकली और सोशियो रूप से समान रहे। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है ये। भारत सरकार जो भी लोक कल्याणकारी काम करेगी वो डीपीएसपी से प्रेरित रहेगा। अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है। इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में आएगा लिखने के लिए। ठीक, यहां तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य, आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं, निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। BN राव कहते हैं, निदेशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल दूं, व्यापक में नहीं आता। आर्टिकल 36 से 51 के मध्य है डीपीएसपी। तो मैं क्या किया था ना, एक एक लाइन में लिखा था। जैसे आर्टिकल 40, या जैसे आर्टिकल 40 में बताया था, आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है, बहुत कुछ लिखा है। मैं केवल एक लाइन लिखा था, पंचायत या स्थानीय स्वशासन।
स्थानीय स्व शासन, स्थानीय स्व शासन। अब एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन आ जाए, पंचायत से रिलेटेड है, आर्टिकल 40 ही सही होगा, ना 41 ना 42। इतना तो पता रखना पड़ेगा ना कि कौन से आर्टिकल के बीच में दिया है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी दिया, पहले ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में 40 वाला है। मैं एक लाइन लिख लिया अपने नोट्स में, पंचायत। अब एग्जाम में ऐसे आ गया कि कौन सा डीपीएसपी का आर्टिकल पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की जन्मदाता है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, आर्टिकल 38। तो मेरे को याद है नोट्स में तो 40 लिखा हूं, तो यही होगा आंसर। 41 कुछ और कहता है, 39 कुछ और कहेगा, 38 कुछ और कहेगा। तो ऐसे एक एक लाइन आप लिखने का प्रयास करिए। अब लिखते चलिए, मैं जो बोलते जा रहा हूं लिखते चलिए। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा लिखिए। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। नहीं जानना क्या परिभाषा है, बस राज्य की परिभाषा, एग्जाम में बनेगा भी नहीं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया है यहां पर डीपीएसपी से संबंध में। ठीक। 37 में लिखेगा, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसमें 37 में एक लाइन में लिख सकते हो, इसमें बेसिकली बोला गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, एक लाइन लिख सकते हो। डीपीएसपी जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश में मूलभूत माना गया तो विधि बनाने सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। या एक लाइन लिखना है तो एक से लिखिए 37 में, राज्य का कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य डीपीएसपी को लागू कराना, लागू कराना। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी बेसिकली राज्य जो भी नियम कानून बनाएगी वो डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए, उनका मेन लक्ष्य होना चाहिए डीपीएसपी को लागू कराना देश में। ये 36 में कहा गया है, 37 में कहा गया है। 38 में क्या कहा गया है, एक लाइन लिखेंगे सिर्फ, ज्यादा नहीं लिखना अपने को। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अप्रमाणित अनुप्रमाणित करे। भरसक प्रभाव उससे ये लिखा गया है, शॉर्ट में लिखेंगे इसको। आय प्रतिशत सुविधा के अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना का प्रयास 38 के 1 और 2 है। इसको लिखिए, 38 को लिखिए, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक। देखो शॉर्ट में याद रखे रहो क्या कहा गया है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, ताकि एग्जाम में अगर बन भी जाए तो एलिमिनेट कर ले हम लोग। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, ये आर्टिकल 38 में कहा गया। इंग्लिश वाले ये लिख लीजिए, स्टेट टू सिक्योर, स्टेट टू सिक्योर a social order, a social order for the promotion, for the promotion of welfare of the people, welfare of the people। और वेलफेयर ऑफ द पीपल का मतलब है कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, ये सब देना। ठीक। आगे 39। अब बेसिकली देखा जाए तो यहां से डीपीएस पे स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है, जैसे लिखा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन साधन प्राप्त करना। इसका मतलब है 39 कह रहा है कि महिला और पुरुषों को रोजगार प्रदान करना। ये 39 क में कहा गया है। ख में कहा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करना।
तो जो भी भौतिक संसाधन है, मतलब जो भी संसाधन है उसपे किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सभी को अवसर मिलना चाहिए। इसमें कहा गया है इस पॉइंट में, खा में, ठीक, जो भी भौतिक संसाधन है उस पे किसी एक व्यक्ति का हक अधिकार, मतलब एक व्यक्ति कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, उसका उसी उचित प्रकार से वितरण करना है, सबको बांटना है, और स्वामित्व भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो उसमें। तो 13 में बहुत सारे प्रोविजंस है, क ख ग घ अंगा च सब दिए है, सबको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग में का है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना है। पहले ये विकेंद्रीकरण का मतलब समझो, दो शब्द है, केंद्रीकरण होता है, उसका अपोजिट है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होगा विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे जाके सिमटना, ये केंद्रीकरण का मतलब होगा। एक केंद्र है वही पावरफुल है, और बाकी जो इसके आसपास जो पॉइंट्स है वो कम पावरफुल होगा, ये सेंट्रलाइज्ड का मतलब है। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि केंद्र के पास पावर उतना नहीं है, यहाँ आसपास जो पॉइंट्स है, ये केंद्र में है और आसपास जो पॉइंट है उनके पास ज्यादा पावर है, तो ये डिसेंट्रलाइज का मतलब है। और ये ज्यादा अच्छा है, अगर केवल एक व्यक्ति के हाथ में पावर होगा तो उसका मिसयूज करेगा, अगल बगल के लोग तड़पेंगे, ये होता था एंशियंट टाइम में। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, सब व्यक्ति के पास धन है, सब व्यक्ति के पास संसाधन है, मेहनत करो, जो ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा संपत्ति अर्जित कर पाएगा, अगर ऐसा सुविधा है तो हर मतलब ये ओपन सी की जैसा है, जो ज्यादा मेहनत कर ले, जितना ज्यादा आप तैर सको, जितना ज्यादा तैरोगे उतना ज्यादा संपत्ति अर्जित कर पाओगे, तो ये डिसेंट्रलाइज का मतलब है। मतलब जो उत्पादन के साधन है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ हाथ के पास ही वो उत्पादन के साधन ना रहे, ठीक है, कंसंट्रेशन, द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। देखो, जैसे हम लोग घर वर बनवाते हैं तो मजदूर लेके आते हैं, तो मजदूर में आप देखोगे तो यहाँ पर होता है अलग अलग पेमेंट का सुविधा। जो मेल वर्कर है, अगर उसकी रोजी 250 रुपये है, तो जो फीमेल वर्कर है उसको 200 रुपये ही मिलता है, ये आप लोग नोटिस किए होंगे। लेकिन फिर भी वो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वो डीपीएसपी है। लेकिन इसको गवर्नमेंट सेक्टर में अब चलते हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर चले गए, बड़ी कंपनी चले गए, तो वहां पर मेल चाहे चाहे फीमेल रहे, जो भी एम्प्लॉय रहे, वेतन सबका इक्वल है। अगर मेल का वेतन 70,000 रुपए है तो फीमेल का भी 70 ही होगा, ऐसा नहीं कि उसको 69 48 या उसको कम दे दे, इक्वल पे, है ना। तो इसको लागू एक हद तक किया गया है, बट 100% इसका लागू नहीं हुआ। जैसे खेत में भी रोपा लगाने आते हैं, खेत में काम करने आते हैं, धान कटाई के समय आते हैं, तो मेल वर्कर को ज्यादा पेमेंट किया जाता है एज कम्पेयर फीमेल। पुरुष व स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। मतलब सिंपल सिंपल कहा गया है कि जो हेल्थ वर्कर है उनकी हेल्थ स्ट्रेंथ के बारे में गवर्नमेंट सोचेगी, है ना, और उनको अगर जॉब नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो वो किसी ऐसे जगह पे ना चले जाए, आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसा रोजगार में ना जाना पड़े जो उनके आयु और शक्ति का अनुकूल ना हो, तो ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, और बच्चों तथा अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। ये आर्टिकल ये इसको च को ना 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा शामिल किया गया है। अब देखो, ये सब याद तो नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करिए एक एक लाइन लिखने का। कैसे लिखोगे? चलिए मैं लिखवाता हूँ। आर्टिकल नंबर 39 में बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात किया गया है, तो हम कोशिश करेंगे एक लाइन में लिख ले। 39 में जैसे संसाधनों का उचित वितरण के बारे में बात किया गया है ना, क्या क्या लिखा गया है। पुरुष तथा स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका, तो एक एक लाइन लिख लो, आजीविका के बारे में बात किया गया है।
है ना, मतलब जॉब के बारे में, मेल और फीमेल दोनों के लिए, है ना। तो आप चाहो तो पुरुष तथा स्त्री लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में अगर लिखना है तो एक लाइन लिख लो, आजीविका। आजीविका का मतलब होता है लाइवलीहुड, जॉब, नौकरी। आजीविका के बारे में बात किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये एग्जाम में कई बार बना है। किस कौन से आर्टिकल में या कहां पर समान ही कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, तो टीपीएसपी में कही गई है, आर्टिकल नंबर 39 के अंदर है ये। ठीक। और भी कुछ कुछ चाहो तो एक लाइन लिख लो, है ना, एक एक लाइन चाहो तो आपको और कुछ लिखना है तो लिख लो। ये हो गया 39। 39 में बहुत सारे प्रोविजन दिया गया है। 39 का है, 39 का में क्या जोड़ा गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। समान अवसर के आधार पर न्याय देना, मतलब जो गरीब है वो क्या कर सकते हैं, अगर उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो वो इतने गरीब पैसे तो है नहीं कि वकील हायर कर सके, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि उनको फ्री, निशुल्क कानूनी सहायता, उनको उन तक पहुंच संपर्क कर में रहे, मतलब उनको कानूनी सहायता वो दिला सके। ये 39 का में कहा गया है, मतलब इंग्लिश में कहा जाए टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। वो इंग्लिश में बहुत इजीली अवेलेबल होता है ना कुछ चीजें। 39 ए भी याद रखिए कि गरीबों को मुफ्त निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता दिलाना। निशुल्क, गरीबों को निशुल्क, लिखेगा गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता दिलाना। टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। 39 में कहा गया। ए में 40 में ग्राम पंचायत, बस एक लाइन लिख लीजिए, ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त सहायक शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति प्रदान करना। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो तीन स्टार लगाइए, आया है 40। पंचायती राज व्यवस्था लिख लीजिए बस, पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना, लागू करना, ये कीवर्ड है, पंचायती राज से आया तो आर्टिकल 40। ठीक। 41, कुछ दशाओं में विशेषता बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। कुछ दशाओं में, बुढ़ापा है, तब जवानी में तो काम कर लिया लेकिन बुढ़ापे में कैसे करेगा, ना काम नहीं कर पाएगा तो कैसे खाएगा, क्या करेगा। तो सरकार कई सारी पॉलिसी बनाई है बूढ़े लोगों के लिए, जो बूढ़े हैं और गवर्नमेंट जॉब उनके पास नहीं है तो पेंशन तो मिलेगा नहीं, तो उनको फ्री राशन का सुविधा है, महीने में 1-1.5 हजार रुपए गवर्नमेंट, या महीने या 6 महीने में जो भी है स्कीम्स है, इतना मेरे को पता है, स्कीम्स लागू है गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में या साल में एक मुश्त कुछ पैसे मिलते हैं, 1 हजार रुपए, 2 हजार रुपए, 5 हजार, ऐसे कुछ मिलते हैं साल में। तो वो एक प्रोविजन है उनके लिए। मुफ्त अनाज है, सरकारी उनके कुछ कार्ड बन जाते हैं तो सरकारी अस्पताल में उन्हें उसे विशेष इलाज का सुविधा मिलता है, तो ये सब कुछ कुछ पॉलिसी मिले बने हैं। तो आर्टिकल 41 के तहत गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाई है। बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारों के लिए पॉलिसी बनती है। ठीक है, भूपेश बघेल का गवर्नमेंट में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा करके एक पॉलिसी बन रहा था, पता नहीं क्या इसकी स्थिति है अभी। बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता, ठीक है, ये पाने का अधिकार होगा इन लोगों को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ पॉलिसी बनाया है। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, ये आर्टिकल 41 है। तो चाहो तो शॉर्ट में लिख लीजिए, बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि के केस में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लिख लिया रहो इसको, या इतना भी नहीं लिखना तो ये लिख लो आर्टिकल 41 जो मैं बता रहा हूं। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में
देखिए, कुछ दशाओं में काम शिक्षा, काम शिक्षा व लोक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार, पाने का अधिकार है, आर्टिकल 41। 42 कहता है कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध होना चाहिए। कार्य जो है वो न्याय संगत होना चाहिए, है ना, अन्यायपूर्ण किसी से काम नहीं कराना है। कार्य जो भी जिस भी काम में किसी को संलग्न करा जाएगा, लगाया जाएगा, वो न्याय संगत हो, है ना। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ भी काम करवाए, जातिपूर्ण काम करवा रहे, तो कार्य जो है वो न्याय संगत होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ूं तो द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मटर्निटी रिलीफ और मातृत्व सुरक्षा। अब इसी मातृत्व सुरक्षा, यही आर्टिकल 42 में ये लिखा हुआ है। तब गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाई कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे 6 महीने का लीव दिया जाता है, 6 महीने की छुट्टी दिया जाता है। ये मातृत्व सुरक्षा हो गया। तो 6 महीने की छुट्टी का प्रोविजन है और उसमें पूरी सैलरी मिलती है ना। तो इस 42 का क्रियान्वयन है, गवर्नमेंट ने किया। 43 कह रहा है कि कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों का विकास, जो निर्वाह मजदूरी है कर्मचारी को दिया जाएगा, और जो लघु एंड कुटीर जो उद्योग होते हैं, है ना, उनका विकास किया जाएगा। द स्टेट शैल सिक्योर टू ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज, उनको जो लिविंग वेज है वो मिलेगा, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये 43 में कहा गया है। ठीक। अब 43 में का और ख भी है। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, सहकारी समितियों का उन्नयन, ये 1976 में ऐड किया गया, ये 2011 में ऐड किया गया। इसी के द्वारा बहुत सारे कोऑपरेटिव्स जो कमिटी है उनका गठन हुआ, उनका उन्नयन हुआ। कम इंपॉर्टेंट है बट आर्टिकल 44 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44 ये क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है हर नागरिकों के जो कानून है वो समान होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कई बार बना है, आर्टिकल 44 लिख लीजिए स्पेशली। आर्टिकल 44 को भी स्टार लगाइएगा, 44 को भी 2-3 स्टार लगाइए, एग्जाम में प्रश्न बना है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो, देखो कानून को ना दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक वो कानून जो हिंसा, जिसमें हिंसक गतिविधि होती, इन्वॉल्व होती है, ठीक। और वो कानून जो फैमिली के डिस्प्यूट की वजह से है। इसमें हो सकता है जमीन जायदाद का बंटवारा, शादी, तलाक, ये सब मामला। एक को बोलते हैं सिविल, सिविल कोड, सिविल कानून, सिविल सूट्स बोलते हैं। और एक होता है क्रिमिनल सूट्स, क्रिमिनल सूट्स। एक सिविल सूट्स है और एक क्रिमिनल सूट्स है। सिविल सूट्स, जो क्रिमिनल सूट्स है ना, क्रिमिनल या क्रिमिनल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जो ये बोलते हो, क्रिमिनल जो सूट्स है ना, वो हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए सेम है। अगर एक मुस्लिम किसी को मर्डर करता है, एक हिंदू किसी को मर्डर करता है, दोनों को समान सजा है। लेकिन सिविल मैटर अलग अलग है। हिंदू का सिविल कानून अलग है, मुस्लिमों का सिविल कानून अलग है। हिंदू में एक ही शादी, एक बार शादी करने का है ना, एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। लेकिन मुस्लिमों में अलाउड है 2 शादी करना, 3 शादी करना। ट्रिपल तलाक जो बैन हुआ, इसका काफी विरोध हो रहा था, तो उसका सिविल कानून है, वो तो सिविल कानून अलग अलग होता है। तो गवर्नमेंट ऐसा, एक जब भारत का जब संविधान बन रहा था, तो संविधान निर्माता में मुस्लिम भी रहे होंगे, क्रिश्चियन भी रहे होंगे, अलग अलग जाति के लोग भी रहे होंगे, तो उस टाइम काफी विरोध हुआ होगा। तो यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया कि एक नागरिक का एक सिविल कानून होगा।
तो उसको उन लोग भविष्य में छोड़ दिए। संविधान निर्माता बोले कि अभी विवाद है, भविष्य में ये सुलझ जाएगा। तो इसको आर्टिकल 44 डीपीएसपी में डाल दिया गया कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जो सिविल कानून है, वो एक समान हो। इसको ऐसा डाल दिया गया, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है ना। गोवा में ये लागू है, गोवा में यूसीसी लागू है। ठीक, ऐसा कोशिश है कि पूरे नेशन में ये लागू हो, बट अभी तक नहीं लागू हो पाया। ठीक, उसको नोट कर लीजिएगा, यूसीसी। 45 कहता है कि 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का अधिकार है, आर्टिकल 44 में। 6 वर्ष के कम आयु को ना, क्योंकि 6 से 14 वर्ष का तो फंडामेंटल राइट है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। पहले ये नहीं था, पहले इसमें क्या लिखा होगा कि 14 ईयर तक लिखा रहा होगा, लेकिन 6 से 14 वर्ष पहले ये डीपीएसपी में रखा। 6 से 14 वर्ष ये जो बच्चे हैं, इनके एजुकेशन का अधिकार, एजुकेशन का दायित्व तो पेरेंट्स को सौंपा गया था, लेकिन गवर्नमेंट सब थोड़ी सशक्त हुई, तो इसको सन 2000 से सन 2002 से गवर्नमेंट इसको डाल दी एफआर में, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी से उठा के फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी में है तो गवर्नमेंट क्रियान्वयन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंडामेंटल राइट में है तो इसका इंश्योर करेगी सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट, अगर वो किसी बच्चे का हनन हो रहा है तो कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष का एज के बीच में है, उस बच्चे का एज, और उसके माँ बाप उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो कोई अगल बगल के लोग कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस केस बनता है। अगर 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है उस बच्चे का फंडामेंटल राइट है। ठीक, उसको कोई नहीं छीन सकता, स्वयं माँ बाप क्या, स्वयं बच्चा नहीं छीन सकता। तो ये चले गया फंडामेंटल राइट में। तब फंडामेंटल राइट में चले गया तो 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को की शिक्षा तथा उनकी देखभाल के लिए आर्टिकल 45 में डाल दिया गया। ये 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा इसमें आया, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, मतलब 8वीं तक की पढ़ाई कंपलसरी है, 8वीं तक का पढ़ना आवश्यक है, ये फंडामेंटल राइट पे डाल दिया गया। ठीक, 45 में। 40 में याद रखना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों को, मतलब एससी एसटी और अन्य जो दुर्बल वर्ग के हैं, उनके एजुकेशनल राइट के बारे में इसमें कहा गया है। 47 में पोषण, पोषण मतलब जो लोग हैं उनको पोषण का अधिकार है, मतलब अच्छे खाने का अधिकार है, अच्छा लोक स्वास्थ्य पाने का अधिकार है ना। अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा लोक स्वास्थ्य मिलना चाहिए। मादक जो पेय पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उनके सेवन पर प्रतिषेध होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक फंडामेंटल राइट्स नहीं बन पाया है ना। अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य, और जो भी हानिकारक नशीले पदार्थ है, नशीले पदार्थ तो सरेआम मार्केट में बेचाते हैं, है ना। आर्टिकल 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार करना, उनके वध का प्रतिषेध करना, ये भी लागू नहीं हो पाया। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे लाल किला हो गया, है ना, ताजमहल हो गया, ये जितने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, उनका संरक्षण करना है। 50 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। आर्टिकल 50 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अगेन जितने इंपॉर्टेंट बताए हो उसको याद रखिए। 40 है, 44 है, ये 50 है। ये बोला जा रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होना चाहिए। एक ही बॉडी के पास कार्यपालिका और वही बॉडी न्यायपालिका नहीं होनी चाहिए। सरकार के 3 अंग है। एक है जुडिशियरी, मतलब एक है लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायिका, जो विधि निर्माण करेगी, है ना, जो विधि बनाएगी। स्पेलिंग गलत है, विधि मतलब स्पेलिंग से क्या करना, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन जो विधि बनाए। दूसरा कार्यपालिका, जो उसको एग्जीक्यूट कराए। और तीसरा है न्यायपालिका, जो जुडिशियरी, जो ये चेक करे कि
कानून सही तरीके से बना है कि नहीं, अगर गलत है तो उसे डिलीट करो, विलोपित करो या शून्य कर दो। तो क्या बोला गया है, 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग बॉडी होनी चाहिए, एक ही बॉडी कार्यपालिका ना हो और वही न्यायपालिका ना हो। मतलब अंग्रेज के कार्यकाल में क्या होता था, अंग्रेज ही नीति बनाते थे, वही उसको लागू करते थे, और वही चेक कर, जुडिशरी भी थे, तो तीनों वही है। मतलब जो बनाया नियम, वो वो स्वयं थोड़ी बोलेगा कि नियम गलत है। जैसे आज देखोगे, संसद बनाती है नियम, संसद विधायिका है, संसद कुछ नियम बना दी, आम लोगों को वो नियम पसंद नहीं आ रहा है, तब न्यायपालिका जांच करके उसे खारिज कर देगी, खत्म कर देगी। लेकिन संसद ही न्यायपालिका है। अब जनता को चाहे कितना पसंद ना आए, वो अपने द्वारा बनाए गए नियम को खारिज तो नहीं करने वाली। तो इसलिए बोला गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का सेपरेशन होना चाहिए। ये आर्टिकल 50 में कहा गया है। कार्यपालिका वो बॉडी है, इसमें होते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद आएंगे पूरे पूरे के पूरे मंत्री, प्लस जो परमानेंट एग्जीक्यूटरी है, मतलब आईएएस हो गए, सचिव हो गए, ये सब आएंगे कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना आवश्यक है, ये आर्टिकल 50 में कहा गया है। आर्टिकल 50 में इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये सब चीज है। तो ये आपका डीपीएस लगभग लगभग खत्म हो गया, इसको याद करने का प्रयास करिए, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है। अब जैसा लिखा है, वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कोई एक और स्टेट ने ना कदम उठाया है, शायद उत्तराखंड, मेरे को याद आ रहा है, आप चेक करिएगा उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू करने के लिए चल रहा था या हो गया है, देखना पड़ेगा। अब ये ना डीपीएसपी को ना तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है गांधीवादी, जो गांधी की जो विचारधारा से ना प्रेरित है, तो 40 43 43 ख 46 47 48 है ये, इसमें आप देखोगे पंचायती व्यवस्था को लागू करना। 43 में कहा गया है कुटीर लघु कुटीर उद्योग को स्वयं चरखा चलाते थे, तो कुटीर उद्योग के विकास के लिए है। 43 ख जो है, 43 ख क्या कह रहा है, सहकारी समिति कोऑपरेटिव को वो सामने लाना चाह रहे थे। 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, ये गांधीवादी विचारधारा है। फिर एक सोशलिस्ट है, वो चाहते हैं इक्वालिटी, तो जहां जहां इक्वालिटी होगा वो समाजवादी तत्व है। और उदारवादी का मतलब लिबरलिज्म, और जो लिबरलिज्म है, ये जो उदारवादी विचार है ना, वो आप देखोगे तो इसमें व्यक्तिगत अधिकार आते हैं, स्वतंत्रता आते हैं, है ना, कानून का शासन हो, ये सब चीज, ये मूल सिद्धांत है उदारवादी के। तो ये उदारवादी विचारधारा में 44 है, 45 है, 48 है, ये सब चीजें, ये पीएससी में जनरली पूछा जाता है। फिर मैं बोलूंगा ये गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी तत्व जो है उनको आप याद कर लीजिएगा। अब डीपीएस में जो संशोधन हुए हैं, कौन कौन से संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन, ये सब पीएससी में पूछा जाता है, अगेन एंड अगेन में बोलो। 39 का जोड़ा गया, 43 का जोड़ा गया, 48 का जोड़ा गया 1976 में। 44 अमेंडमेंट से 1978 में 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। ठीक है, ये याद रखना है। 97 अमेंडमेंट ये वाला। 86 अमेंडमेंट 2002 की धारा 3 द्वारा क्या जोड़ा गया, क्योंकि ना 86 अमेंडमेंट से 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन का हक है, ये फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार में डाला गया, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना करिए। और कुछ आलोचना भी है, आलोचना इसलिए है कि भाई लिख तो दिए हो लेकिन लागू आगू आप कर नहीं रहे हो, इसलिए आलोचना है। आज तक जैसे समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका आलोचना होता है। ठीक, अब अपने को आलोचना से कोई मतलब नहीं है, बाकी सब मेंस प्रोस्पेक्टिव्स मेंस के हिसाब से है। ठीक, तो देख लेना शॉर्ट में कुछ कुछ कहीं लिखा है, फंडामेंटल और डीपीएसपी में डिफरेंस भी दिया है, मेंस में आता लिखने के लिए। अंतर इतना ही है, मेन अंतर, कि फंडामेंटल का राइट्स का रक्षक न्यायालय है,
और न्यायालय उसे लागू करवाएगी, डीपीएसपी लागू नहीं करवा सकती, है ना। तो एक चीज है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका खत्म हो गया ये डीपीएसपी। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करिए, जो नहीं बने बताइएगा, ठीक है।